प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार, विद्यार्थियों नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना व्याकरण का शीर्षक है, हमने पीछे के 2-3 वीडियो में पढ़े थे शब्द रूपांतरण के विकारक तत्व, और शब्द रूपांतरण के विकारक तत्व में आज का अपना चैप्टर है वो है काल। जैसा कि विद्यार्थियों शब्द से ही ज्ञान हो रहा है कि काल का मतलब क्या होता है। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब है समय, और समय अपने को यहाँ पर क्या देखना है समय में कि क्रिया, अपने को यह देखना है कि क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है। इस बात का बोध कराने वाला वाचक शब्द होता है, वह होता है काल। यानी जो क्रिया पद है उसमें अपने को यह देखना है कि क्रिया किस काल में संपन्न हो रही है। कोई भी अपना काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसका कोई न कोई निश्चित टाइम होता है। या तो हम वर्तमान में कर रहे होते हैं, या हम भूतकाल में कर चुके होते हैं, या हम आगे भविष्य काल में उस काम को करेंगे। तो क्रिया के होने का जो समय है वही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। अब है काल के प्रकार। तो काल के हिंदी में भेद माने गए हैं, वो माने गए 3। पहला ही काल है भूतकाल, दूसरा काल है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। सभी इन 3 काल से वाकिफ है। समय बीत गया है, अतीत है, भूतकाल है, चल रहा है, वर्तमान काल है, और आगे आने वाला काल है वो भविष्य काल है। भूतकाल की परिभाषा यह है कि बीते समय में क्रिया के होने का सूचक, यानी जिस क्रियापद से हमें यह पता लगे कि काम पीछे बीते हुए समय में हो चुका है, तो वह काल कौन सा कहलाएगा, भूतकाल। अब भूतकाल के भी कुछ भेद है, और भूतकाल के मुख्यतः भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 6 उपभेद माने गए हैं। अब भूतकाल में क्रिया हुई है, लेकिन वह किस किस तरीके से हुई है, उसकी रीति क्या है, तरीका क्या है, उसके आधार पर उसके भी कितने उपभेद है, 6 उपभेद। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब क्या है कि सामान्य रूप से बीते समय का बोध। सामान्य रूप से बीते समय का बोध, जैसे उसने पाठ पढ़ा था। उसने पाठ पढ़ा था मतलब उसने पाठ पढ़ा। उसने पाठ पढ़ा तो सामान्य भूत है कि उसने पाठ पढ़ लिया और उसने पाठ पढ़ा है, लेकिन यह पता नहीं है कि वह किस ढंग से काम हुआ था। सिर्फ इतना ही ज्ञान होता है कि उसने पाठ पढ़ा। दूसरा उदाहरण है आसन भूत। आसन शब्द का अर्थ होता है निकट। आसन शब्द का अर्थ होता है निकट। निकट का मतलब क्या है कि क्रिया तो हुई है, समय तो बीता है, लेकिन वो काम अभी अभी पूरा हुआ है। वह काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे उसने पाठ पढ़ा है, उसने पाठ पढ़ा है, तो क्रिया है वो अभी अभी पूरी हुई है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आसनभूत। तीसरा भेद है इसका पूर्णभूत। पूर्णभूत से क्या पता लगता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन वह क्रिया पूर्ण रूपेण हो गई है। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, मतलब बहुत पहले जो क्रिया पूर्ण हो गई है, बहुत पहले जो क्रिया पूर्ण हो गई है, उसके लिए आता है पूर्णभूत। चौथा भेद आता है अपूर्णभूत का। और अपूर्णभूत में क्या होता है कि जो क्रिया भूतकाल में चल रही थी तथा जिसकी पूर्णता के बारे में निश्चय न हो। जैसे वह पाठ पढ़ रहा था, कोई किसी से कहे कि मैं आया तब वह काम कर रहा था। अब वह काम तो कर रहा था, बात तो भूतकाल की है, लेकिन वह काम पूर्ण हुआ है, नहीं हुआ है, हो गया है या चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो वह काल कैसा माना जाएगा, भूतकाल। वह क्रिया अपूर्ण भूत की मानी जाएगी। इसका 5वां भेद है संदिग्ध भूत। जैसा कि नाम से दिख रहा है संदिग्ध भूत, यानी जिसके बारे में शंका बनी है, काम किया है या नहीं किया है, इसके बारे में किसी प्रकार की निश्चितता प्रकट नहीं होती। उसमें संदेह होता है कि क्रिया होने के विषय में संदेह हो। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि वह जोधपुर गया हो। अब गया नहीं गया ये दूर की बात है, लेकिन हम उस क्रिया के बारे में संभावना जता रहे हैं कि वह जोधपुर गया हो, उसने पाठ पढ़ा हो, वह खेला हो, या वह आया हो। तो मतलब
उसके बारे में कोई न कोई शंका या संदेह बना रहता है, तो वह भूतकाल का भेद माना जाएगा संदिग्ध भूत। और छठा भेद है हेतुमद भूत। कहने का तात्पर्य है कि प्रथम क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। पहली क्रिया होती है तो ही आगे की दूसरी क्रिया होती है। इसमें दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। हेतु मद भूत में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। प्रथम क्रिया है वह दूसरी क्रिया के ऊपर अवलंबित होती है, उस पर निर्भर होती है। यदि दूसरी क्रिया होती है तो ही पहली क्रिया पूर्ण मानी जाती है। जैसे कोई कह दे कि यदि वह पढ़ा होता तो वह पास हो जाता, यदि उसने मेहनत की होती तो उसको अच्छा परिणाम मिल जाता। मतलब कोई न कोई शर्त होती है पहली क्रिया में और उसके ऊपर दूसरी क्रिया का परिणाम निर्भर करता है, तो वह क्रिया कहलाती है प्रथम क्रिया और उसके बाद आने वाली दूसरी क्रिया। ऐसी दो क्रियाओं का प्रयोग हो और पहली की सफलता दूसरी के ऊपर टिकी हुई हो तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। और वो भूतकाल का भेद होगा हेतु मद भूतकाल। तो ये भूतकाल के 6 भेद थे। अब अपन आगे चल के पढ़ते हैं वर्तमान काल। आगे हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, और वर्तमान काल के कितने भेद है वो हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ा भूतकाल, अब दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध, मतलब जो समय चल रहा है उस समय में जो क्रिया होती है उस क्रिया में कौन सा काल माना जाता है, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के भी उपभेद माने गए हैं, वो कितने हैं, 5। जब हमने पढ़ा भूतकाल के उपभेद थे 6 और वर्तमान के उपभेद है 5। 5 भागों में वर्तमान काल क्रिया को विभक्त किया जाता है। जैसे उसमें पहला भेद है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्या है, एक तरीके से सामान्य तरीके से कोई क्रिया होती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं मतलब सामान्य ढंग से कोई क्रिया हो रही है। तो सामान्य ढंग से जहां पर क्रिया हो रही है तो वो काल कौन सा माना जाएगा, वर्तमान काल का भेद सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसका दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान। अब अपूर्ण वर्तमान क्या है, जिसमें क्रिया है वो निरंतर चल रही है। वर्तमान काल का ही भेद है। जैसे प्रशांत खेल रहा है, मतलब क्रिया सतत रूप से जारी है, वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वो अभी अपूर्ण है, वह लगातार जारी है। और वह वर्तमान का भेद होगा, वो कौन सा होगा, अपूर्ण। जैसे इसमें ता ते ती आता है तो इसमें रा है, रही है या रहे है आता है। तीसरा भेद इसका आता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का अर्थ वही, संदिग्ध का शंका संदेह, मतलब वह ऐसी क्रिया जिसके अंदर क्रिया वर्तमान में हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का कोई निश्चय नहीं हो पाता। जैसे वह गा रहा होगा, अब वह गा रहा है या नहीं गा रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह गा रहा होगा, इसलिए वह क्रिया का भेद माना जाएगा। वह क्रिया अपूर्ण एक तरीके से मतलब संदेह की स्थिति में मानी जाएगी, और ऐसे में वर्तमान का भेद होगा संदिग्ध वर्तमान। चौथा भेद इसका होगा संभाव्य वर्तमान। संभाव्य में संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, वर्तमान की बात है, वह आते हो, मतलब कहा जा रहा है कि शायद पिताजी आज आते हो, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब संभावना प्रकट की है एक तरीके से कि शायद पिताजी आज आते हो, तो वह भेद माना जाएगा वर्तमान का संभाव्य वर्तमान काल। और इसका पांचवा और अंतिम भेद है वो है आज्ञातक। जब क्रिया करने के लिए किसी को आज्ञा दी जाती है, वर्तमान का ही भेद है, जब क्रिया करने के लिए किसी को आज्ञा दी जाती है तो वह भेद माना जाएगा आज्ञातक वर्तमान। जैसे क्रिया का भेद है आप भी पढ़िए, इसमें किसी को आज्ञा दी जा रही है कि आप भी पढ़िए, मतलब वर्तमान में ही काम करिए, आप भी पढ़िए। और इसका दूसरा उदाहरण देखिए कि तू भी चल, तो दूसरे को चलने के लिए कहा है, मतलब क्या दी है, आज्ञा। और ऐसी दशा में ये वर्तमान का भेद होगा आज्ञातक काल। तो ये 5 भेद थे आज्ञातक काल के, और आज्ञातक काल के 5 भेदों में हमने ये पढ़ा। अब इसका तीसरा भेद है वो है भविष्य काल। तीसरा भेद है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है
कि क्रिया के आगामी समय में होना, मतलब क्रिया एक तो भूतकाल में हो गई, भूतकाल माना गया, क्रिया वर्तमान में चल रही है, वर्तमान काल माना गया, और अब क्रिया न हुई है न हो रही है बल्कि आगे के समय में होगी, तो उसमें क्रिया होगी वो किस काल की होगी, भविष्यत काल की, मतलब क्रिया आगे होगी। और भविष्य काल के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, 3 उपभेद किसके माने गए हैं, भविष्य काल के। और वो 3 कौन से हैं, सामान्य भविष्य, दूसरा है संभावी भविष्य, और तीसरा है आज्ञातक भविष्य। तो सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि संभावना, एक तो सामान्य भविष्य काल में मतलब सामान्य एक क्रिया होती है, जैसे रमेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, मतलब क्रिया आगे होगी, एक सामान्य तरीके से क्रिया आगे होगी कि रमेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल ये काम करूंगा, तो वह एक तरीके से क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया। दूसरी है संभाव्य, उसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि वह करेगा ये नहीं करेगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है कि वे शायद जयपुर जाए ये नहीं जाए आगे की बात है, लेकिन वे शायद जाए, ये ऐसी संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां पर होता है संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा भेद है आज्ञार्थक भविष्यकाल, मतलब जहां पर किसी को आज्ञा दी जाती है कि आप ये काम करिएगा, आप ये काम करोगे, आप पढ़ोगे, तो वहां पर होता है आज्ञार्थक भविष्यकाल। तो ये थे भविष्यकाल के 3 भेद। यदि आपको ये जरूर पसंद आया होगा, मेरा मानना है। फिर भी यदि इससे किसी प्रकार की शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और अपना मार्गदर्शन मांग सकते हैं। और यदि इसको आप विस्तार रूप में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।